हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल मार्केट का पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। देखिए, सेबी जो है कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। मतलब किसी एक संस्था को रेगुलेट करने के लिए एक किसी रेगुलेटर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर के रूप में अपॉइंट किया गया है या जिम्मेवारी दी गई है किसको? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी को। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई है। मतलब 1988 में सेबी को स्टेबल किया गया है और सेबी को एक ऑटोनोमस बॉडी के जैसे दर्जा प्राप्त हुआ है 1992 में। जिस तरह से बैंकिंग के क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करेगा, लेकिन वो बैंकिंग के सेक्टर में ऑटोनोमस है। मतलब वो रूल्स और रेगुलेशन इंडियन बैंकिंग सिस्टम को किस तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह से रन करना है, चलाना है, ये सारी जिम्मेवारी जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, उसी तरह से भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से चलाना है, उसके लिए क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, ये सारी जिम्मेवारी प्रदान की गई है किसको? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के लिए 1992 में इसे यह दर्जा प्रदान किया गया है। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। सेबी के कुछ कार्य होते हैं तो उनको हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सेबी पूंजी बाजार का या स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। निवेशकों के हित की सुरक्षा करना, मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं, जो सेबी कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं कंपनियां ऐसा कोई काम तो नहीं कर रही हैं जिनसे उस इन्वेस्टर को लॉस हो या उस इन्वेस्टर के पैसे को मिसयूज तो नहीं कर रही हैं। तो उनके हित की सुरक्षा करना, ये जिम्मेवारी किसकी होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। थर्ड नंबर लिखा हुआ है निवेशकों को पूंजी बाजार में हिस्सा लेने के लिए अभिप्रेरित करना और शिक्षित करना। मतलब कॉमन पीपल को मोटिवेट करना कि आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करिए, और साथ साथ उन्हें एजुकेटेड करना कि मार्केट किस तरह से वर्कआउट करता है। फोर्थ नंबर लिखा हुआ है समय समय पर पूंजी बाजार स्कंद विपणि के संबंध में नियमों को बनाना, अद्यतन करना और परिवर्तन करना। इसका सार ये है कि टाइम टाइम पर, टाइम के अकॉर्डिंग कैपिटल मार्केट के संबंध में नियमों को या रूल्स और रेगुलेशन को चेंज करना, उनको अपडेट करना, नए रूल्स और रेगुलेशन लाना, ये जिम्मेवारी किसकी होती है? सेबी की होती है। आगे लिखा है जितने भी ब्रोकर्स होते हैं और अंडर राइटर्स होते हैं, उनके लिए भी रूल्स और रेगुलेशन बनाना जिम्मेवारी है किसकी? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। जिस तरह से स्मॉल सेविंग्स को म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो कई सारे म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स होते हैं जो कॉमन मैन की छोटी छोटी सी बचत को लेकर के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स के लिए भी रूल्स और रेगुलेशन डिजाइन करना, ये जिम्मेवारी होती है सेबी की। आगे लिखा है कि प्रतिभूतियां शेयर की इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग को हम अलग से चर्चा करेंगे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग्स की जो एक्टिविटीज हैं उन पर रोक लगाना, ये भी जिम्मेवारी है किसकी? सेबी की। तो इस तरह से सेबी के कुछ मुख्य कार्य हैं जो हमने डिस्कस किए। अब यहाँ लिखा है सेबी के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मतलब 4 रीजनल ऑफिसेज हैं सेबी के। एक न्यू दिल्ली, एक अहमदाबाद, एक चेन्नई और एक कोलकाता में रीजनल ऑफिसेज हैं। आगे लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है सेबी का। तो सेबी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 9 मेंबर्स का होता है। उन 9 मेंबर्स में 1 मेंबर होता है सेबी का चेयरमैन, और चेयरमैन को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है अजय त्यागी। ओके। अब जो 2 मेंबर्स हैं, वो 2 मेंबर को अपॉइंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 2 सदस्य होंगे सेबी में। देखिए, स्टॉक मार्केट में काम होता है फॉरेक्स या फॉरेन करेंसी का, और बैंकिंग सेक्टर का भी। तो फॉरेक्स की देखरेख के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 1 मेंबर होगा सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, और 5 मेंबर अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनमें से 3 मेंबर होंगे फुल टाइम मेंबर। तो इस तरह से 9 मेंबर का क्या होगा? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा सेबी का। ओके। तो ये हमने देखा कि सेबी का जो स्थापना हुई है, उसका कब नेशनलाइजेशन हुआ, हेड ऑफिस कहाँ है, वर्क क्या है, और किस तरह से उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ओके। चलिए अब आगे देखते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ मतलब टर्म होते हैं, उन टर्म्स को हम बारी बारी पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है शेयर। तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है, उस टोटल कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा? अपने आप में शेयर कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी की कैपिटल है ₹1,00,000। अब इस ₹1,00,000 को डिवाइड किया हमने किससे? 10 रुपीज से। मतलब ये छोटा सा पार्ट किसके अंदर से निकाला हमने? 1 लाख के अंदर से निकाला।
तो ये 1 लाख के अंदर से ये जो 10 रुपीज का एक पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्या, शेयर। तो इस तरह से नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाते हैं, 10,000। ओके, तो कंपनी की कुल पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब एक जो लिटिल पार्ट है टोटल कैपिटल का, ये कहलाएगा क्या, शेयर। अगर हम, और ये हो जाते हैं, अगर हम टोटल कैपिटल को एक शेयर की कीमत से डिवाइड करते हैं तो आ जाते हैं नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर में अगर एक शेयर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगी क्या, शेयर कैपिटल। ओके, अब जो कोई पर्सन इसको परचेस करेगा वो कहलाएगा क्या, शेयर होल्डर। तो देखिए अंश के खरीदार को बोलते हैं क्या, शेयर होल्डर। अब यहाँ अंशों के प्रकार बताए गए हैं, अंशों के टाइप कितने तरह के होते हैं, शेयर्स के टाइप कितने तरह के होते हैं। तो हम जानते हैं कि शेयर के टाइप 2 तरह से होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर और एक होता है प्रीफेंशियल शेयर होल्डर। इसको बोलते हैं समता अंशधारी और इसको बोलते हैं पूर्वाधिकारी अंशधारी। तो एक एक का हम अध्ययन कर लेते हैं बारी बारी से। देखिए सबसे पहले लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का रियल ओनर होता है, मतलब जो साधारण अंश होते हैं या समता अंश होते हैं वो अंश या वो अंशधारी कंपनी के होते हैं रियल ओनर। इन्हें कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में कोई अगर एक प्रपोजल आ रहा है तो उस पर वोट करने का राइट होता है। कंपनी को होने वाली हानियां इन्हीं को वहन करनी होती हैं या यही वेयर करते हैं, क्योंकि यही कंपनी के क्या है, रियल ओनर है। जिस तरह से किसी एक बिजनेस में, वैसे मान लेते एक सिंगल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस हो रहा है और उस बिजनेस का जो बिजनेसमैन है वो ही उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को वेयर करता है, क्योंकि वो बिजनेस का क्या है, ओनर है। तो इसी तरह से कंपनीज के जो ओनर होते हैं वो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो जितना भी प्रॉफिट है, लॉस है, एसेट है, लाइबिलिटीज हैं, वो सारी किसके होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ है कंपनी के लाभों में विभिन्न भुगतान, जैसे कर का प्रावधान, अन्य कोषों में हस्तांतरण, पूर्वाधिकारी अंशों का लाभांश देने के पश्चात यदि कुछ शेष राशि रह जाती है तो इन्हें भुगतान कर दी जाएगी। मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट में से जितने भी प्रोविजन है या जहां जहां भी आपको पेमेंट करनी है प्रॉफिट में से, वो सारा कुछ पेमेंट सेटल करने के बाद में अगर रिमेनिंग पोर्शन रहता है तो रिमेनिंग पोर्शन डिवाइड होगा किसमें, शेयर होल्डर में। ओके, अब शेयर होल्डर 2 तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंशियल। तो प्रेफरेंस को पहले पेमेंट कर देंगे और रिमेनिंग पोर्शन जो होगा अगर बचता है तो वो पेमेंट हो जाएगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का रियल ओनर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को वोट करने का राइट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी की जो लॉस है उसको वेयर करते हैं। और इन केस अगर जो कंपनी को प्रॉफिट होते हैं, डिविडेंड्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, उनमें सारा कुछ पेमेंट करने के बाद अगर रिमेनिंग पोर्शन होता है तो प्रेफरेंस को पे करने के बाद अगर रिमेनिंग कुछ है तो वो मिल जाएगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, अन्यथा कोई पेमेंट इन्हें नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया इक्विटी शेयर होल्डर। आगे लिखा है प्रीफेंशियल शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो प्रेफरेंस इसलिए इन्हें बोलते हैं क्योंकि इन्हें 2 तरह के पूर्वाधिकार कंपनी की ओर से प्राप्त होते हैं। नंबर 1, यदि कंपनी के लाभ जो कि अंशधारियों में वितरित हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इक्विटी को प्रॉफिट देने से पहले हम प्रॉफिट दे देंगे इन शेयर होल्डर्स को, एक ये ना प्रेफरेंस होता है। और इन केस यदि कभी कंपनी बाइंड होती है फ्यूचर में, अभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंपनी बंद हो रही है और सारी लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसा कंपनी के पास रिमेनिंग रहता है, मतलब बचता है, तो शेयर होल्डर्स में वो पैसा डिवाइड होगा, बांट दिया जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर्स में पहले पैसा दे दिया जाएगा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को और बाद में मिलेगा इक्विटी को। तो इन्हें 2 तरह के प्रेफरेंस प्राप्त होते हैं, नंबर 1 लाभांश में और नंबर 2 पूंजी वापसी में। अगर लाभांश हुए हैं तो लाभांश में इक्विटी को देने से पहले मिलेगा इन शेयर होल्डर्स को, और अगर कंपनी बाइंड हो गई है सारी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद अगर कुछ पैसा रिमेनिंग है, अमाउंट कुछ रिमेनिंग है, तो इक्विटी को देने से पहले वो उसमें से पैसा किसे मिल जाएगा, इन शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। तो इस तरह के प्रेफरेंस जिन शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, 2 या अधिकार जिनके पास होते हैं, उन्हें बोलते हैं पूर्वाधिकारी अंशधारी या पूर्वाधिकार अंश। देखिए पूर्वाधिकारी अंश कंपनी का वास्तविक मालिक नहीं है, मतलब ये जो शेयर होल्डर होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, ये कंपनी का रियल ओनर नहीं है, क्योंकि इसके पास में वोट करने का अधिकार नहीं है। वोट करने का अधिकार किसके पास में होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में होता है। आगे लिखा हुआ है पूर्वाधिकारी अंशधारियों के कुछ टाइप होते हैं, तो वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए फर्स्ट नंबर होता है साधारण, मतलब इसको हम बोलते हैं कि नॉर्मल है या कॉमन या साधारण बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक साधारण पूर्वाधिकारी अंशधारी, जैसे 2 अधिकार प्राप्त हैं, भाई लाभ होगा तो मिल जाएगा और अगर कंपनी बंद होगी तो आपको पहले पैसा हम दे देंगे। फिर एक होता है संचयी पूर्वाधिकारी अंशधारी,
इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कभी कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं हुए तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, मतलब डिविडेंड नहीं देगी। और आगे आने वाले वर्षों में कंपनी को अगर प्रॉफिट हो जाते हैं तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। लेकिन इस शेयर होल्डर को, मतलब संचयी पूर्वाधिकारी अंशधारी को, यह अधिकार दिया जाता है कि जो प्रीवियस ईयर में डिविडेंड आपका ड्यू था, पहले हम वो पे करेंगे और फिर हम करंट ईयर का पे करेंगे आपके लिए। ओके। एक होता है परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंशधारी। तो परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंशधारी को ये ऑप्शन होता है कि आप एक निश्चित समय के बाद अपने शेयर को इक्विटी शेयर में या डिवेंचर में कन्वर्ट करा सकते हैं। एक होता है नॉन कन्वर्टेबल, मतलब अपरिवर्तनीय, जिन्हें ये ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि आप अपने शेयर को डिवेंचर या इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करा सकते। एक होता है शोधनीय, मतलब एक निश्चित समय बाद हम आपका पेमेंट कर देंगे। शोधनीय के संबंध में ये है कि कोई भी कंपनी पूर्वाधिकारी अगर प्रेफरेंशियल शेयर निकालती है तो उसको 20 ईयर के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 20 वर्ष से अधिक की अवधि के पूर्वाधिकारी अंशधारी या पूर्वाधिकारी अंश मार्केट में इशू नहीं करेगी कोई भी कंपनी। ओके। तो 20 ईयर याद रखना है आपके लिए कि 20 ईयर से ज्यादा के शेयर मार्केट में प्रेफरेंशियल शेयर नहीं होंगे। एक है भागयुक्त। भागयुक्त का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में, उसके बाद प्रॉफिट किया डिस्ट्रीब्यूट किसको, इक्विटी को, अगर फिर भी रिमेनिंग पोर्शन होता है, बचता है अगर कुछ प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट में इनको भाग मिल जाएगा, मतलब ये पार्टिसिपेट करेंगे। एक होता है अभागयुक्त, मतलब इन्हें उस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये कुछ कैटेगरी हैं या टाइप हैं किसके, प्रेफरेंशियल शेयर्स के। आगे लिखा है शोधनीय पूर्वाधिकारी अंशधारी। देखिए मैंने जो यहाँ पर 5 नंबर लिखा है इसके संबंध में डिटेल लिख दिया है कुछ, पढ़ते हैं। अंशों द्वारा सीमित कंपनी शोधनीय पूर्वाधिकारी अंश जारी कर सकती है, परंतु यह अवधि 20 वर्ष से अधिक की नहीं होती है, अर्थात 20 वर्ष के अंदर अंदर इन्हें इनका पैसा वापस कर देना है। ओके। तो कोई भी कंपनी 20 ईयर से ज्यादा के, मोर देन 20 ईयर से ज्यादा के क्या, प्रेफरेंशियल शेयर इशू मार्केट में नहीं होंगे। आगे लिखा है स्वेट। आगे लिखा है स्वेट। ओके। तो ये इस तरह के अंश होते हैं, देखिए पढ़ते हैं पहले इसको हम। इक्विटी, स्वेट इक्विटी शेयर से आशा है ऐसे अंशों से है जो कंपनी के कर्मचारियों या संचालकों को दिए जाते हैं, मतलब या तो वो कंपनी के वर्कर होंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होंगे, को कैश के अतिरिक्त, मतलब कैश के अलावा, ऐसे शेयर जिनके बदले में कैश नहीं मिल रहा है के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले ये जारी किए जाते हैं, जैसे कि उनकी तकनीकी जानकारी या बौद्धिक संपत्ति के अधिकार के आधार पर ये जारी किए जाते हैं। तो जैसे कोई एक कंपनी का कर्मचारी है या कोई कंपनी का शेयर होल्ड, कोई कंपनी का बोला जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है और उसे कोई एक टेक्निकल नॉलेज है और उस टेक्निकल नॉलेज को कंपनी ने यूज किया है, या उसका कोई एक इंटेलेक्चुअल कोई राइट है, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार है, और उसकी बौद्धिकता के आधार पर कंपनी ने उससे कुछ बेनिफिट लिए हुए हैं, तो उसके बदले में ये शेयर उनको जारी किए जाते हैं, मतलब कैश नहीं लिया जाएगा इसके बदले में। ओके, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है कि अन्य अर्थों में स्वेट का अर्थ होता है पसीना, मतलब अर्थात यह अंश संचालकों व कर्मचारियों को उनकी मेहनत के बदले जारी किए जाते हैं। तो स्वेट इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी के कर्मचारी या संचालक जो होते हैं और उनके पास जो बौद्धिक जानकारियां या तकनीकी जानकारियां होती हैं, और उन बौद्धिक और तकनीकी जानकारियों को या संपत्तियों को कंपनी ने यूज किया है और उनका बेनिफिट लिया है, तो उस बेनिफिट के बदले कंपनी ने जो शेयर जारी किए हैं उसको बोलेंगे प्रस्वेद या स्वेट इक्विटी शेयर। ओके, चलिए आगे लिखा हुआ है प्रतिभूतियों का अधिमूल्य पर या प्रीमियम पर इशू करना। देखिए जो शेयर होते हैं, तो मान लेते हैं एक कोई शेयर है और उस शेयर पर फेस वैल्यू लिखी हुई है ₹10। ओके, और अगर ये 10 रुपीज का शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा पर जा रहा है, मतलब ये शेयर इशू हो चुका है कितने पर, 12, तो ये जो 2 रुपीज है ये कहलाएगा क्या, प्रीमियम, या कहलाएगा अधिमूल्य। मतलब फेस वैल्यू से ऊपर की वैल्यू या एक्सेस वैल्यू जो होगी वो कहलाएगी क्या, प्रीमियम। तो कम शेयर का प्रीमियम पर इशू होना, इसके संबंध में कुछ बातें हैं, आइए पढ़ते हैं। जब प्रतिभूतियों को उनके अंकित मूल्य मतलब फेस वैल्यू से अधिक पर निर्गमित किया जाता है, इशू किया जाता है, तो अंकित मूल्य से अधिक प्राप्त हुई राशि क्या कहलाएगी, प्रीमियम कहलाएगी। इस राशि के बराबर
इस राशि के बराबर राशि एक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है, मतलब जितना प्रीमियम होगा उसका एक अलग से अकाउंट बनाया जाएगा और उस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। उस अकाउंट को बोलेंगे प्रतिभूति प्रीमियम खाता, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट उसको बोला जाएगा। अब ये जो पैसा है तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए ये जो पैसा है जो प्रीमियम पर मिला है ये रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है। ओके, ये कहलाती है क्या, कैपिटल रिसीप्ट्स। तो इसको नॉर्मल वर्क में यूज नहीं कर सकती है कंपनी, लेकिन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये पैसा, इसके संबंध में कुछ प्रावधान है तो वो देख लेते हैं हम। नंबर 1, बोनस शेयर इशू हो सकते हैं, मतलब प्रीमियम के अमाउंट से बोनस शेयर इशू कर सकती है कंपनी। प्रारंभिक व्यय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको राइट ऑफ करने में हम इसको यूज कर सकते हैं। नंबर 3, अगर कंपनी ने डिवेंचर निकाले हैं और डिवेंचर को इशू करने पर कोई व्यय हुआ है, कमीशन कटौती है, मतलब डिस्काउंट है, एक्सपेंसेस या कमीशन है, तो उसको राइट ऑफ करने में इसका अमाउंट यूज हो सकता है। अगर पूर्वाधिकारी अंशधारी या ऋण पत्र इशू किए हैं और उसके संबंध में प्रीमियम देना है, मतलब उनका जो रिडम्पशन होना है वो प्रीमियम पर होना है, तो प्रीमियम के लिए ये पैसा यूज हो सकता है। और कंपनी अपनी स्वयं की प्रतिभूति, मतलब अपने स्वयं के शेयर, कंपनी अपने खुद के शेयर को बायबैक जब करती है तो बायबैक करने के लिए इसका पैसा यूज हो सकता है। ओके, आगे लिखा हुआ है डिवेंचर या ऋण पत्र। देखिए जब कंपनी शेयर के अलावा मार्केट से पैसा कलेक्ट करती है, जैसे मैंने कहा कंपनी को दो तरह से राइट है, एक तो वो इशू कर सकती है क्या, शेयर। अब शेयर के अलावा भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कलेक्ट कर सकती है, और जो दूसरा सोर्स होगा कॉमन पीपल से पैसा लेने का वो होता है ऋण पत्र के माध्यम से। तो ऋण पत्र एक प्रतिज्ञा पत्र है जिसमें कंपनी ये लिख कर देती है कि हम आपसे जो पैसा ले रहे हैं वो हमारे लिए एक लोन की तरह होगा और उसका एक रीपेमेंट हम सर्टेन टाइम के बाद आपको विद इंटरेस्ट कर देंगे। ओके, देखिए पढ़ते हैं। एक ऋण पत्र ऋण की स्वीकृति का प्रमाण पत्र होता है। मतलब यहाँ पर जैसे कंपनी ने एक प्रोमेसरी नोट बनाया और इस प्रोमेसरी नोट मतलब ये डिवेंचर बनाया, डिवेंचर का जो नेचर होता है वो होता है प्रोमेसरी नोट के जैसा, और इसमें बहुत सारी कंडीशन लिख दी जिन कंडीशंस पर कंपनी क्या कर रही है, पैसा उधार कर रही है कॉमन पीपल से। यहाँ पर सील, सिग्नेचर, साइन, कंपनी का नाम, सारा जो लीगल होता है वो सब कुछ यहाँ पर होगा। तो लिखा है स्वीकृति का एक प्रमाण पत्र होता है जिसे कंपनी की मोहर मतलब सील के अधीन जारी किया जाता है। यह एक निश्चित तिथि पर मूल राशि, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, और साथ साथ में एक निश्चित प्रतिशत का ब्याज है ना उसको लौटाने का, ये क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। तो लिखा है मूल राशि लौटाने का अनुबंध होता है। इस राशि पर एक निश्चित दर से प्रतिशत से ब्याज उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि इस मूल राशि का भुगतान ना हो जाए। ओके, अब ऋण पत्र में देखिए क्या क्या शामिल होता है। ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड, कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं जो ऋण का साक्ष्य हैं, चाहे वे कंपनी की आस्तियों मतलब एसेट्स पर प्रभार रखते हो या ना रखते हो। मतलब हम यहाँ पर ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड या अन्य तरह के लोन को इंक्लूड करेंगे जो कि कंपनी के एसेट्स पर किसी तरह का चार्ज रखते हो या ना रखते हो। ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ। अब लिखा है ऋण पत्रों के प्रकार। तो ऋण पत्रों के प्रकार में सबसे नंबर 1 लिखा, फर्स्ट लिखा है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि उस डिवेंचर पर डिवेंचर होल्डर का क्या लिखा होगा, नाम लिखा होगा, ठीक है। और जिस डिवेंचर होल्डर का इसमें नाम लिखा है वो ही इसका क्या कहलाएगा, रियल ओनर कहलाएगा। बियरर मतलब जिसके पास ही डिवेंचर होगा वो ही इसका ओनर होगा। फिर लिखा है रक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र, मतलब इस पर कंपनी की कुछ एसेट क्या होंगी, मॉर्टगेज होंगी। फिर लिखा है साधारण या असुरक्षित, मतलब इस पर किसी तरह की कंपनी की कोई एसेट, मतलब वो लोन किसी एसेट से मॉर्टगेज नहीं होगा। फिर लिखा है शुद्ध। शुद्ध का मतलब ये है कि एक निश्चित समय बाद हम आपका पैसा आपको वापस करेंगे। फिर एक लिखा है अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब ये है कि कंपनी जब वाइंड होगी, समाप्त होगी, तभी हम आपका पैसा ब्याज सहित वापस करेंगे। लिखा है परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपने डिवेंचर को शेयर में या तो फिर कैश में या किसी और असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिखा है नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब यह है कि हम आपको ये ऑप्शन नहीं देंगे। अब यहाँ पर लिखा है शुद्ध ऋण पत्र, अशुद्ध ऋण पत्र। तो अशुद्ध ऋण पत्र के संबंध में देखिए क्या लिखा है कि ऐसे ऋण पत्र जिनकी राशि का भुगतान कंपनी के समापन पर ही होगा वो कहलाएंगे अशुद्ध ऋण पत्र। इन पर ब्याज की राशि एक निश्चित समय
अवधि पर दी जाती है। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो हम आपको देंगे कंपनी के समापन पर, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हम एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको पेमेंट करते जाएंगे। आगे लिखा है सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिवेंचर। कोई कंपनी रक्षित अशोधनीय, मतलब ऐसे रक्षित, ऐसे सिक्योर अशोधनीय ऋण पत्र जारी नहीं कर सकती है। केवल अवसंरचना परियोजनाएं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनियां इंक्लूड होती हैं वो ही कंपनियां शोधनीय रक्षित ऋण पत्र जारी कर सकती हैं। लेकिन कितनी वर्ष की अवधि तक के? 30 वर्ष तक की अवधि तक के ये ऋण पत्र जारी हो सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में इसमें से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।